Assalamu alaikum everyone. This is me Anam Shahid and hope so you are all doing well. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 विच इज सेल साइकिल। इससे पहले हमने सारी वीडियोस में हमने पहले पढ़ा सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, वो किस तरह से डिवाइड करते हैं, वो किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सेल्स के साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। मींस के जो सेल्स हैं वो किस तरह से न्यू जनरेशन को जनरेट करने में अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेसिक सी डेफिनेशन, द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। मतलब कि लाइफ की जो बेसिक करेक्टर है ना वो ये है कि रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है। पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूसेस द न्यू क्रोमोसोम्स, cells produces new cells, individual produces the offsprings like themselves। मतलब कि हमने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है। वो लेवल्स छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा क्या हो सकता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम जो कि सेल के न्यूक्लियस के भी अंदर पाए जाते हैं, वो भी न्यू क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स जो हैं वो भी न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और इवन के जो एक इंडिविजुअल है वो भी अपने जैसा एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड करता है। इफ वी रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, वी शुड रिमेंबर द रोडोल्फ विर्चो ही प्रपोज द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। उसने कहा है कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 रिकॉल करें, जिसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, अगर आपको नहीं याद तो आप जाके पहले उसको देख सकते हैं। वी शुड रिमेंबर द रोडोल्फ विर्चो, मतलब कि रोडोल्फ विर्चो ने एक बात कही थी, ही प्रपोज द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसमें ये वर्ड्स थे कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो सारे सेल्स हैं वो पहले से पाए जाने वाले सेल्स में से आते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब कि जो ये प्रिंसिपल है हमें बताता है कि लाइफ कब से कंटिन्यू होती है, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर अप करते हुए इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। वी कॉमनली सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीजन एंड इज अ पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ द साइकिल। सेल मतलब कि ये कि सेल की डिवीजन जो है वो सेल की रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आते हैं सेल साइकिल, मतलब कि सेल डिवाइड कैसे होता है। सेल साइकिल जो है इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स from time cell is produced until it complete the mitosis and produces the new cells। मतलब कि सेल साइकिल वो एक पूरा इवेंट है, एक पूरा सर्कल साइकिल है, कब से लेके जब सेल बनता है वो अपनी माइटोसिस को कंप्लीट करता है और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस्ड कर देता है। सेल साइकिल माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। सेल के साइकिल में टू मेजर फेजेस हैं। सो फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो है वो शॉर्ट पीरियड है। इट अल्टरनेट विद द मच लॉन्गर इंटरफेज वेयर द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। मतलब कि सेल साइकिल जो है माइटोटिक फेज जो है एक छोटा सा पीरियड है जो कि बाद में चेंज हो जाता है इंटरफेज में, जहां पे सेल्स जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए। इंटरफेज इज अ टाइम व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई। इंटरफेज वो टाइम है जब वहाँ पे सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, वो बहुत से वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब जो इंटरफेज है ना इसकी भी फर्दर 3 फेजेस है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फर्स्ट गैप, G1 फेज, S phase is called synthesis and G2 phase is called the second gap। पहले हम देखते हैं हमारे पास G1 फेज क्या है। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। मतलब कि जब सेल बन जाता है ना वो अपनी जो है वो अपनी सेल जो स्टार्ट करता है अपना साइकिल वो G1 फेज से स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग दिस फेज इसमें क्या होता है, सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स एंड ग्रोज इन साइज। मतलब कि जब वो सेल जीवन फेज में आता है ना वो अपनी अपनी जो है वो प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ा देता है, अपने अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज को बढ़ा देता है और जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है। दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज। मतलब कि इसी फेज में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि नेक्स्ट फेज में सेल को चाहिए होते हैं। S1 फेज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। S1 फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं।
मतलब कि क्रोमोसोम्स की कॉपीज तैयार हो जाती हैं। एस जी1 फेज में सेल ने जो है वो सेल साइकिल स्टार्ट किया, उसने प्रोटीन सप्लाई बढ़ा दी, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज बढ़ा दी और जो है अपने अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाए जो कि उसको नेक्स्ट फेज के लिए चाहिए, मतलब कि एस फेज के लिए चाहिए। अब एस फेज क्या है? एस फेज जो है वो उसने कहा है इट इज इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स की जो हर क्रोमोसोम्स जो है वो टू टू क्रोमैटिड्स पे बेस्ड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी G2 फेज। In the G2 phase, cell prepare protein that are essential for mitosis, mainly for the production of spindle fibers. Spindle fiber एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको माइटोसिस में जाके बताऊंगी। तो G2 फेज में जो है वो सेल एक ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो कि उसकी माइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। माइटोसिस में भी किस काम के लिए इसेंशियल है? वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए। आफ्टर द G2 phase of interphase, cell enter into the division phase, मतलब कि M phase, which is characterized by mitosis। मतलब ये सारे फेजेस के बाद अभी सेल सिर्फ प्रिपेयर हो रहा है डिवीजन के लिए, वो डिवीजन की नहीं है उसने, वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपनी ऑर्गेनेलिज बढ़ा रहा है, अपने प्रोटीन कंटेंट बढ़ा रहा है, अपने लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसको आगे चल के उनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, cells that have temporarily or permanently stop the dividing are said to enter the state of quiescence कॉल्ड द जी नॉट फेज। मतलब कि जो बहुत सारे सेल्स हैं जो कि अपनी डिवीजन को प्रिपेरेटरी फेज में जाने के बाद वो डिवीजन फेज में नहीं जाते, बल्कि वो टेम्परली और परमानेंटली या तो वो कुछ देर के लिए या पक्का पक्का अपने डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कि वो जी नॉट फेज में चले गए हैं। ठीक है, ये सारा हमारे पास था जी इंटरफेज। इंटरफेज में हमारे पास G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और सम टाइम जो है वो जी नॉट फेज भी आ जाता है। ये हमारे पास है एक पूरा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स का। मतलब कि सबसे पहले हमारे पास था जी एम फेज, G1 फेज। G1 फेज में क्या करता है, सेल जो है वो प्रोटीन बनाता है, ऑर्गेनेलिज बनाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। जी नॉट फेज में क्या होता है, समटाइम जो है हमारे पास डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है, सेल रेस्टिंग फेज में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं जी नॉट फेज। अब जो एस फेज में क्या होता है, वो अपनी क्रोमोसोम से पहली में देखो आप एक क्रोमेटिड है और एक ही सेंट्रोमेयर है, लेकिन जब एस फेज से जो वो जी नॉट फेज की तरफ मूव करता है तो वो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मतलब कि अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेता है, उसी की तरह का एक क्रोमोसोम्स के साथ दोबारा जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो G2 फेज में जो है वो ज्यादा सिंथेसिस करता है, बहुत सारी माइटोसिस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको वो प्रिपेयर करता है और सेल जो है वो मूव कर जाता है एम फेज में, जो कि हमारे पास है डिवीजन फेज। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी नॉट फेज। इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स सेल्स एंटर द जी नॉट फेज फ्रॉम G1 फेज एंड स्टॉप द डिवाइडिंग। मतलब कि बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा होता है कि सेल्स जो है वो डायरेक्टली G1 से जो है वो जी नॉट फेज में आ जाता है। सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, न्यूरॉन सेल्स। मतलब कि बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि जी नॉट फेज में ही रहते हैं कुछ पीरियड के लिए, जिसे हम कहते हैं जैसे कि न्यूरॉन सेल्स। सम सेल्स एंटर द जी नॉट फेज सेमी परमानेंटली। मतलब कि बहुत सारे सेल्स जो है वो जी नॉट फेज में मतलब परमानेंटली नहीं जाते, सेमी परमानेंटली जाते हैं, जैसे कि लिवर के और किडनी के सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जी नॉट फेज में जाते ही नहीं है, दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑर्गेनिजम्स। वो जिंदगी के सारे मतलब के पूरी जिंदगी डिवाइड ही होते रहते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। मतलब के वो सेल्स जो हमारी आउटर कवरिंग्स बनाते हैं, ठीक है, उन्हें वो सेल्स जो है वो एपिथेलियल सेल्स कराते हैं और वो सेल्स जो है वो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास सेल साइकिल में प्रोसेस आता है दैट इज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस अब हम देखते हैं क्या है। इन 1880s a German biologist Werner Fleming observed that in a dividing cells nucleus passes through a series of changing with this which he called mitosis। मतलब कि एक वाल्टर फ्लेमिंग एक बायोलॉजिस्ट था 1880s में, इसने एक डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया जिसमें उसने देखा कि जो उसका न्यूक्लियस है वो सीरीज ऑफ चेंजेस में मतलब बहुत सारी चेंजेस से पास आउट होता है। उसने उस चेंजेस को जो एक इवेंट पूरा था उसको नाम दिया माइटोसिस का। माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मतलब कि माइटोसिस के नतीजे में नंबर ऑफ जो क्रोमोस न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ
सेल्स है वो डबल हो जाते हैं। माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, मतलब कि सेल जो है वो अपने टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। उनका जो क्रोमोसोम्स हैं वो उतने ही होते हैं, मतलब कि अगर क्रोमोसोम क्या कहते हैं पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हैं तो जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू जो उन्होंने डॉटर सेल्स बनाने हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो सेम ही होगी, उतनी ही होगी जितने की पेरेंट सेल्स में मौजूद थी। माइटोसिस अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो माइटोसिस है वो बस यूकैरियोटिक सेल्स में ही होती है, क्योंकि माइटोसिस के लिए न्यूक्लियस चाहिए होता है, न्यूक्लियस में सारा जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू द माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी डिवीजन, दे डू नॉट गो अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। व्हाई? ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मतलब कि मैंने अभी आपको ये बात भी क्लियर आउट कर दी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो माइटोसिस नहीं करते, वो अपनी जो है वो तादाद को कैसे बढ़ाते हैं, वो बाइनरी फिजन करते हैं। मतलब कि वो बाइनरी फिजन मीन्स के वो टूट जाते हैं और नया फ्रेगमेंट चेंज हो जाता है न्यू ऑफ स्प्रिंग्स में, इस तरह की वो वहाँ पे जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। वो माइटोसिस प्रॉपरली क्यों नहीं करते, इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। उसके बाद है फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की भी आगे अब फर्दर फेजेस हैं। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज अ कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। जो माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है और हाईली रेगुलेटेड भी है। देयर आर टू मेजर फेजेस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब जो माइटोसिस है इसमें भी हमारे पास टू फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स nucleus, related to chromosomes, so division of nucleus is called karyokinesis and the division of cytoplasm is called cytokinesis। अब हम देखते हैं जी कैरियोकाइनेसिस क्या है। कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले ही बता दिया। इसमें भी फर्दर 4 फेजेस आती है, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो 4 स्टेप में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है? Normally, the genetic material in the nucleus is in the loose thread-like form called chromatin। मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं हुआ, अभी वो प्रिपरेटरी फेज में ही है, तो उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज जो है वो स्टार्ट होती है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में चेंज होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब कि जब सेल डिवीजन की फेज में नहीं है, अपनी प्रिपरेटरी फेज में है, तब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर कहीं पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही सेल जो है वो प्रोफेज स्टार्ट करता है, वो अपना वो मटेरियल एक ऑर्डर्ड और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में चेंज करना शुरू कर देता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो सेल्स जब डिवाइड होने लगता है ना तब ही डिविजिबल होते हैं, उससे पहले जो है ये एवं ही सबमर्ज्ड होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। Since the genetic material has already been duplicated early in the S phase, हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो S फेज में ही डुप्लीकेट हो चुका है। मतलब कि क्रोमोसोम्स ने वहीं वहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स बना ली थी, तो ईच क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 क्रोमैटिड्स हैं। हर क्रोमोसोम्स के पास जो है वो 2 क्रोमैटिड्स हैं जो कि सेंटर पे एक जो पोर्शन जहां पे वो अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ईच क्रोमोसोम्स आल्सो हैज काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम्स के पास काइनेटोकोर होता है। सेंट्रोसोम पे काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि दोनों एक प्रोटीन है जहां पे माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आगे है, ये था हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ? सिंपली जो मटेरियल था क्रोमैटिन मटेरियल जो कि डबल हो चुका हुआ था एस फेज में, उसने एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर अटेन किया है जिसे हम कहते हैं जी क्रोमोसोम्स। उसके बाद हमारे पास आता है जी there are two centrioles collectively called centrosomes close to the nucleus। अब जो centrioles आपने एक ऑर्गेनली पढ़ी थी जो कि न्यूक्लियस के आसपास ही थी, ठीक है, उन जो टू सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं? ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड दस टू डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। हर सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होता है और दो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स।
दोनों जो सेंट्रोसोम्स है वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। दे गिव राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय जॉइनिंग ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वो ज्वाइन कैसे करते हैं, वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के जरिए ज्वाइन करते हैं जो कि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स एज फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, और वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बनाती हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, complete set of spindle fibers are called mitotic spindle. By this time nucleus and nuclear envelope are disintegrate, मतलब कि इस टाइम पे जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर की इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, मींस कि वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। और वो स्पिंडल फाइबर्स को एक सेंट्रल स्पेस प्रोवाइड करती है कि वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाए। इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द बिफोर प्रोफेज, मतलब कि जो बहुत जिन सेल्स में, प्लांट के सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वो क्या करता है, जब उनमें माइटोटिक फेज स्टार्ट होनी होती है तो उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देता है। द सेल्स ऑफ प्लांट लैक सेंट्रियोल्स, जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास जो है वो सेंट्रियोल्स नहीं होते। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, तो उनमें स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं, उनमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो प्रोटीन, ट्यूबुलेंट प्रोटीन जब इकट्ठी होती है तब बनते हैं, तो जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बना देती है। और द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप ड्यूरिंग द प्रोफेज, और प्रोफेज में ही वो न्यूक्लियर इन्वेलप भी बनाना स्टार्ट कर देती है। आगे हमारे पास आता है जी मेटाफेज, मतलब वो हमारे पास था प्रोफेज, जब जो है क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो गई। प्रोफेज का जो एक मेन कैरेक्टर है वो यही है कि जो थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, ताकि वो स्पिंडल फाइबर्स को जो है वो एक स्पेस प्रोवाइड कर सके फॉर द अटैचमेंट ऑन द सेंट्रोसोम। उसके बाद हमारे पास आता है जी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, व्हेन स्पिंडल फाइबर हैव ग्रोन टू द सफिशिएंट लेंथ, जब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो एक सफिशिएंट लेंथ में बढ़ जाते हैं। सम स्पिंडल फाइबर्स नोन एज काइनेटोकोर फाइबर्स, उन स्पिंडल फाइबर्स को हम काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने काइनेटोकोर पॉइंट्स पे अटैचमेंट करनी होती है। अटैच विद द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, टू काइनेटोकोर फाइबर्स फॉर्म ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। काइनेटोकोर फाइबर जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं सेल्स के, और फिर क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स के साथ वो वहां पे अटैच्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर, अब वो इक्वेटर लाइन पे जो है वो क्रोमोसोम्स आपस में अरेंज हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। वहां पे वो क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स फॉर्म ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स, और जो डिफरेंट फाइबर्स हैं वो ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स के आपस में अटैच्ड होते हैं और वहां पे मेटाफेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है जी एनाफेज। व्हेन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर के साथ कांटेक्ट कर जाते हैं, इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स, वो क्या करते हैं, वो सेंट्रोसोम्स को एक दूसरे ऑपोजिट पोल्स में खींचना स्टार्ट कर देते हैं। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमैटिड्स इनटू सेपरेट, अब जो फोर्स लगती है ना वहां पे, वो क्रोमोसोम्स को आपस में, जो जो वो क्या कहते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, वो क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स पे खींच लेते हैं और वो सेपरेटली क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। These sister chromatids are now sister chromosomes, जो पहले sister chromatids थे अब वो sister chromosomes बन गए हैं, and they are pulled apart toward the respective centrosomes, और वो respective centrosomes की तरफ चले जाते हैं। The other spindle fibers also elongate, और उनके spindle fibers हैं वो भी बढ़ जाते हैं। At the end of anaphase, cells succeeded in the separating the identical copies of chromosomes into two group of opposite poles, मतलब कि anaphase के लास्ट पे cells के जो chromosomes हैं वो separate हो चुके होते हैं। अब telophase में क्या होता है, टीलोफेज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का रिवर्स है, मतलब कि टीलोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा उसमें टूट गई थी, इसमें दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम्स जो है वो नए जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंड हो जाएंगे and fold back into chromatin. Nuclear division is complete but the cell division has not complete, मतलब कि यहाँ तक आके टीलोफेज में जो है वो न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ। सेल डिवाइड कैसे होगा, जब उसमें साइटोप्लाज्म होगी। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की। एनिमल सेल्स में जो है वो क्लीवेज हो जाता है, मतलब के प्लांट जो है वो आपस में जो इमेजिनेट कर जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इमेजिनेट कर जाती है और वो जो है
सिंपली जैसे हम आटे के दो पेड़े नहीं अलग-अलग कर लेते, इसी तरह वो सेल जो है वो आपस में सेल मेम्ब्रेन अंदर को इनवेजिनेट होती है और वो आपस में अलग-अलग हो जाती है, फरो बनती है और वो सेल जो है इनवर्डली पिंच होना स्टार्ट होता है और टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें जो है वो गोल्जी अपरेटस डिफरेंट होता है मिडल सेल्स में, और क्या कहते हैं इसमें वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है, टर्जिडिटी होती है, तो वहाँ पे फ्रैगमोप्लास्ट होता है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट जो है वो आउटवर्डली ग्रो करता है और वेसिकल्स जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मेम्ब्रेन जो है सेल प्लेट की फ्यूज कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और पेरेंटल सेल वॉल जो है वो बन जाती है, तो ज्वाइन कर देती है पेरेंटल सेल वॉल्स के साथ। इसके नतीजे में क्या बनता है, टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिनमें डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और जो उनकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अपना ही सेल वॉल वहां पे होता है। यहाँ पे आपको एक मैं ना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जी आता है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेज में हमारे पास था जी G2 फेज, मतलब कि क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिन न्यूक्लियस जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। प्रो फेज से हम स्टार्ट करते हैं। प्रो फेज में जो है क्रोमेटिन मटेरियल जो आप देख रहे हैं पहले वाली क्या कहते हैं प्रो फेज में, उसमें क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो कंडेंस फॉर्म में नहीं है, मतलब को वो एवं ही पड़ा हुआ है, एग्रीगेट किया हुआ, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी बाहर जो है वो अनअरेंजिंग फॉर्म में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रो फेज स्टार्ट होती है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अरेंज कर लेते हैं, टू डबल मतलब क्रोमेटिन जो है वो आपस में ओरिजिनेट हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स भी जो है वो एक क्या कहते हैं अपना एक शेप ले लेते हैं, और प्रोफेज में ही जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब कि न्यूक्लियर के इर्द गिर्द जो एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली सी है, वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है, और जो न्यूक्लियस है ना वो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल और स्पिंडल फाइबर्स वो क्या करते हैं, वो काइनेटोकोर के साथ, ये जो काइनेटोकोर ब्लू कलर की प्रोटीन है वहां पे आके जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स है ना वो लाइन अप होते हैं मेटा प्लेट पे, ठीक है। सेंटर में एक प्लेट बनाती है, एक इनविजिबल सी प्लेट हम इसे कहते हैं, वहां पे जो क्रोमोसोम्स जो है वो लाइन अप आना स्टार्ट हो जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उसके काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो आपस में पुल प्रोवाइड करते हैं और उनको सेल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो टूट के सिस्टर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो है वो न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, मतलब कि देखें आपने जब सेल स्टार्ट किया था उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो 4 थे, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है, मतलब कि पेरेंट सेल्स में भी उतने ही होंगे जितने के डॉटर सेल्स में होंगे। तो ये यहाँ पे आके जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका हुआ है टीलोफेज में। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा तो सेल जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है, एक सेपरेट सेपरेट सेल्स बन जाएंगे। इंटरफेज में सेल मटेरियल जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, प्रोफेज में आके वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से उन्होंने प्रॉपर्ली क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अटेन करना शुरू की है और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। फिर प्रोफेज में ही है जो न्यूक्लियर की इर्द गिर्द की मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी और क्रोमोसोम्स के साथ जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो जाएंगे। मेटाफेज में क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप होंगे, स्पिंडल फाइबर्स उनके साथ अटैच्ड होंगे और जो है वो आपस में पुल प्रोवाइड करेंगे। एनाफेज में क्या होगा, वो पुल इतना इनफ हो जाएगा कि वो ऑपोजिट साइड्स में क्रोमेटिड्स को मूव कराने में कामयाब हो जाएंगे और जो डॉटर सेल्स में न्यूक्लियाई है वो सेपरेटली सेपरेटली मूव हो जाएंगे, मतलब कि एक ही सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होगा एज इन द पेरेंट सेल। फिर साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और जो है वो न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब वो हमारे पास था प्लांट सेल्स का, सॉरी एनिमल सेल्स का। अब प्लांट सेल्स में ये देखें, ये फर्स्ट फिगर में उन्होंने एनिमल सेल्स में माइटोसिस दिखाई हुई है कि जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड इन्वेजिनेट करती है जिसे हम क्लीवेज फरो कहते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की साइड बढ़ते बढ़ते जो है वो आपस में मिलती है और टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन सेल प्लांट सेल्स में क्या होता है, उनमें वैक्यूबल ज्यादा होता है, उनकी टर्जिडिटी ज्यादा होती है, उनमें एक फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, मतलब कि एक जो है वो सेल प्लेट बनती है जो कि बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, पुल प्रोवाइड करती है और नतीजे के तौर पर दो जो है वो डॉटर सेल बन जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट।
मतलब कि क्रोमोसोमल सेट की मेंटेनेंस के लिए भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। ईच डॉटर सेल्स रिसीव द क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल्स। मतलब कि हर डॉटर सेल्स में एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल आता है जो कि सेम नंबर में भी और कंपोजिशन में भी अपने पेरेंट सेल्स की तरह का ही होता है। फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स वेयर माइटोसिस हैपन। मतलब कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे माइटोसिस होती है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब कि डेवलपमेंट अगर ग्रोथ करवानी हो और डेवलपमेंट होनी हो न्यू सेल्स की, तब भी वहां पे माइटोसिस होगी। मतलब कि द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस बाय माइटोसिस। किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना हो तो वहां पे माइटोसिस की जाती है। दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम द सिंगल सेल। मतलब कि आप देखें सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक सिंगल सेल होता है जो कि एग सेल है, ठीक है। एग सेल जब फर्टिलाइज्ड होता है किसी स्पर्म के साथ तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट जब फर्दर चेंज होता है तो वो एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो जो है वो फर्दर चेंज होके एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारा जो प्रोसेस हुआ है वो माइटोसिस हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये यूज होता है सेल रिप्लेसमेंट में। In some parts of body, skin and digestive tract cells are constantly sloughed off and replaced by new ones। मतलब कि बहुत सारे बॉडी में ऐसे पार्ट हैं जो कि रिप्लेस किए जाते हैं जिन सेल्स को, तो जो न्यू सेल्स बनते हैं और वो एग्जैक्टली कॉपीज होते हैं उन सेल्स के, वो सेल्स जो कि खत्म हुए हैं वो भी बनाए जाते हैं माइटोसिस के जरिए। रेड ब्लड सेल्स हैव द शॉर्ट लाइफ स्पैन। मतलब कि हर बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स का वो दौरानिया है वो सिर्फ 4 मंथ्स का है और 4 मंथ के बाद माइटोसिस करने के बाद जो है वो न्यू रेड ब्लड सेल्स बॉडी में बना लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। वो रीजनरेट कैसे करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जब उनका बॉडी पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो वो माइटोसिस करके अपने न्यू बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टारफिश है, स्टारफिश का अगर एक आर्म जो है वो कट भी जाए या लॉस्ट हो जाए तो वो माइटोसिस करके अपने सेल्स को डिवाइड करके अपना न्यू जो आर्म है उसको ओरिजिनेट या रीजनरेट कर लेती है, ठीक है। ये हमारे पास थी मियोसिस की सिग्निफिकेंस। मियोसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। मतलब कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी की फॉर्मेशन करनी हो तो सेल्स जो है वो डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। सेल की रिप्लेसमेंट, मतलब कि बहुत सारे सेल्स जिनको रिप्लेस करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी में जो है वो रेड ब्लड सेल्स 4 मंथ तक के लिए जो है वो वर्किंग एबल होते हैं। उसके बाद जो है वो उनको खत्म करके उनको डिसइंटीग्रेट करके न्यू सेल्स बनाए जाते हैं और वो न्यू सेल्स भी जो है वो सेल रिप्लेसमेंट की जाती है और वो भी माइटोसिस के जरिए की जाती है। और रीजनरेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी भी कहीं बॉडी पे वाउंड आ जाए, कहीं कहीं पे वो जो है वो जख्म हो जाए और हमारी जो अपर लेयर है वो उतर जाती है, समटाइम इतना गहरा जख्म होता है कि जो हमारी अपर जो स्किन लेयर है वो खत्म हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि वहां पे दोबारा से जो है वो मांस आना स्टार्ट हो जाता है। वो इसीलिए आता है कि वहां पे जो और जो बाकी बच गए सेल्स वहां पे है ना, वो माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, अपने जैसे ही न्यू सेल्स प्रोवाइड करते हैं और वो वहां पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं, मतलब कि वहां पे वो नई लेयर बना देते हैं, ठीक है। इसी वजह से है कि जो हमारी स्किन है वो बहुत सारे हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे माइटोसिस होती रहती है और न्यू सेल्स जो हैं वो बनते ही रहते हैं। एक बच्चा, छोटे से बच्चे का बड़ा होना भी एक माइटोसिस का नतीजा है कि उसके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अब बड़ा होना स्टार्ट हो रहे हैं। वो बड़ा कैसे हो रहे हैं कि वो अपने सेल्स को, अपनी सेल्स की तादाद को जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये हमारे पास था जी सेल साइकिल, जिसमें हमने इसका एक पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें हमने इंटरफेस डिस्कस किया, इंटरफेस की फर्दर फेजेस को डिस्कस किया, माइटोसिस डिस्कस किया, माइटोसिस की फेजेस को डिस्कस किया, हमने सेल की डिवीजन देखी। इसकी कुछ टाइप्स फर्दर सेल साइकिल्स और भी हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में इसके डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। और इन ये जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आपको पेश आए तो आप इसे पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।